चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो यहाँ देखिए हम लोग फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी का पेपर सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। और इसके पहले हमने आपको 35-36 के आसपास जो है क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। तो सेकेंड पार्ट है और उसमें आप देख लीजिएगा। जो दूसरा चैनल है उस पर भी आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ये फर्स्ट पार्ट इसका मिल जाएगा और सेकेंड पार्ट भी उस पर भी अपलोड हो जाएगा और इस पर भी रहेगा। ठीक, तो वो है वनडे जंक्शन। यहाँ पे आप बैक जाएंगे, काफ़ी पीछे जाएंगे तो वहाँ पे आपको फिजिकल ज्योग्राफी का एमसीक्यू मिल जाएगा। ठीक, लगभग 200 है ये। और भारत के भूगोल का भी मिल जाएगा, लगभग ये भी आपका वहाँ पे 100 से 150 एमसीक्यू हैं जो आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू ये कलेक्शन इसमें दिया गया है। ठीक, और यहाँ पे जो बैचेज चल रहे हैं, चाहे आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फर्स्ट ग्रेड या असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। इस पर आप व्हाट्सअप करिएगा, वहाँ कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगा। ठीक, फर्स्ट ग्रेड का भी, टीजीटी पीजीटी की भी कक्षाएँ चल रही हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए। पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि एल नीनो के कारण भारतीय मानसून पर क्या संभावित होता है, यानी क्या प्रभाव पड़ता है। यदि एल नीनो की दशा देखी जाए तो भारतीय मानसून पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फर्स्ट ग्रेड का जो आप लोगों का सिलेबस अभी डिस्कस हम लोग नहीं किए हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में, बस केवल आपको बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। जैसे आपका इसमें जो वहाँ का स्पेशल छोड़ के मैं बात करूँ, सब्जेक्ट की मैं बात करूँ, तो उसमें आपका माध्यमिक स्तर पे सब्जेक्ट रहता है और आपका स्नातक स्तर पे रहता है और आपका स्नातकोत्तर यानी यूजी पीजी लेवल और आपका इंटर लेवल, दोनों लेवल का यानी तीनों स्तर के सब्जेक्ट आपको उसमें पढ़ने पड़ते हैं। तो अलग से, जैसे काफ़ी लोगों की क्वेरी ये थी कि जो वेबसाइट है आरपीएससी की, तो यहाँ पे आपको हिंदी में सिलेबस नहीं दिया गया, इंग्लिश में दिया गया है, तो उसको भी अवेलेबल करा दिया जाएगा हिंदी में करके। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहले कि एल नीनो के कारण जो है भारतीय मानसून पर क्या संभावित होता है। तो एल नीनो आप जानते हैं कि एल नीनो और ला नीनो दो जो धाराएं हैं, गर्म धाराएं ये हैं, तो इनकी एक वजह से भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी जब ये हिंद महासागर के को प्रभावित करती हैं तो भारतीय मानसून भी प्रभावित हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, विलंब व शिथिलन, विलंब व बलवती होती, यानी जो भारतीय मानसून वो लेट आता है और स्लो हो जाता है। विलंब और बलवती यानी शीघ्र आगमन और शीघ्र निवर्तन या फिर शीघ्र आगमन। तो एल नीनो के कारण क्या होता है, भारतीय मानसून पर विलंब और शिथिलन इन दोनों का, यानी कि लेट से आता है और स्लो मोशन में रहता है। उसके बाद देखिए कि मानव भूगोल में पूछा है कि अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन, यानी कि मानव भूगोल जो है क्या है, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, यानी कि मानव भूगोल की जो परिभाषा दी गई है कि अस्थिर पृथ्वी है और क्रियाशील मानव है, इनके बीच जो इंटरचेंज इनका हो रहा है, यानी परिवर्तनशील जो इनके संबंध है, उसका अध्ययन ये हम लोग मानव भूगोल में करते हैं। यह किसके द्वारा दिया गया है, रेडजेल है, ब्लांस है, सैम्पल है, हटिंगटन है। तो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव यानी कि बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह जो स्टेटमेंट है ये दिया गया, यह परिभाषा दी गई सैम्पल के द्वारा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहीं पे आप देख लीजिए, इसका पूरा जो है इसको थोड़ा सा और इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन हम लोग देखते चलेंगे। अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नाइजीरिया, मिस्र है, दक्षिण अफ्रीका है, चाड है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए अपडेटेड जो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट आती है उसको आप निश्चित तौर पे देख लीजिए, वहाँ से आप देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं। तो नाइजीरिया जो है यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या वाला हो गया। और ये देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव विकास सूचकांक के मापन का अंग नहीं है। तो जो एसडीआई होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, उसके मापन में कौन सा ये अंग नहीं। देखिए यूजीसी में भी प्रश्न पूछा गया है ये, और आपका नेट जेआरएफ तो यानी वही यूजीसी हो गया, और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में भी यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। यानी कि फर्स्ट ग्रेड के लिए आप इन सभी के प्रीवियस ईयर को भी सॉल्व कर लेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। हालांकि चैनल पे भी काफ़ी कुछ अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ पे ढेर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, थॉट, ठीक, क्लाइमेटोलॉजी भी है और प्रैक्टिस सेट भी है। तो इसमें देखिए दिया कि एसडीआई में क्या क्या चीज़ें जो है इसमें शामिल नहीं की जाती हैं, जो इसके सूचकांक बनाए जाते हैं। शिक्षा है, लिंगानुपात है, स्वास्थ्य, संसाधनों तक पहुँच।
ठीक। तो इसमें देखिए शिक्षा है, लिंगानुपात है, स्वास्थ्य है, संसाधनों तक पहुँच। तो इसमें लिंगानुपात जो है ये आपका काउंट नहीं होता एसडीआई में, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों का तक पहुँच यानी कि वही पर कैपिटा प्रति व्यक्ति जो पहुँच होती है उसको भी इसमें सम्मिलित करते हैं। फुटकर व्यापार किस वर्ग के अंतर्गत आता है, यानी फुटकर जो व्यापार होता है वो किस प्रकार की क्रियाओं के अंतर्गत आता है। अब देखिए इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा ये कि जो एक्टिविटी होती है 4 टाइप की, नॉर्मली 4 टाइप की होती है और डीप आप पढ़ेंगे तो 5 टाइप की होती हैं। ठीक, तो इसमें फुटकर जो व्यापार है, थोक व्यापार तो आप जानते ही होंगे। फुटकर किस में आएगा, देखिए दिया है तृतीयक है, प्राथमिक है, द्वितीयक, चतुर्थक है। तो प्राइमरी सेक्टर में आपका एग्रीकल्चर सेक्टर आ जाता है, सेकेंडरी में आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर आ जाता है, और थर्ड ईयर यानी कि टर्शियरी में थर्ड वाले में आपका आ जाता है जो सर्विस सेक्टर है। ठीक, सर्विस यानी कि परिवहन सेवाएं भी इसमें आती हैं। अब देखिए इसमें टीचर्स को भी शामिल किया जाता है, लेकिन वो प्राथमिक स्तर के जो टीचर हैं, हाई लेवल के जो टीचर हैं जैसे यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स वगैरह हो गए, तिनको 4th में शामिल करते हैं। रिसर्चर्स को आपका 4th में आते हैं वो सब। ठीक, तो सर्विस सेक्टर, तो फुटकर व्यापार क्या है, व्यापार एक प्रकार का यहाँ पे आपका सर्विस सेक्टर में आ जाएगा। तो सर्विस सेक्टर यानी कि टर्शियरी यानी कि तृतीय क्रिया, तो इसमें फुटकर व्यापार आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का व्यस्तम महासागरीय मार्ग कौन सा है। तो ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया, यूजीसी में भी पूछा गया है और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी है। तो ये देखिए आपका इसलिए पूछा जाता है, अभी आपका पीजीटी हुआ था तो पीजीटी में भी आपका यूपी की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें भी आपका यहाँ पे पूछा गया ये वाला प्रश्न। तो प्रीवियस ईयर आप निश्चित तौर पे सॉल्व करें, उससे काफ़ी प्रश्न यहाँ पे मिल जाएंगे। स्वेज नहर मार्ग दिया है, पनामा नहर दिया है, दक्षिणी प्रशांत महासागरीय मार्ग है, उत्तरी अंध महासागरीय मार्ग है। तो यहाँ पे देखिए सबसे व्यस्ततम जो महासागरीय मार्ग है वो आपका है उत्तरी अटलांटिक महासागर का जो मार्ग है, यानी कि यूरोप और अमेरिका वाला। ठीक, ये आपका जो है सबसे व्यस्ततम है। अगला देखिए किसने कहा था कि भूगोल मानव पारिस्थितिकी है। तो भूगोल मानव पारिस्थितिकी है तो ये आप सभी जानते हैं, एच.जे. बैरोज ने कहा था। और उसके बाद देखिए 44 नंबर का जो प्रश्न है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि मापक 4.2 सेंटीमीटर जो किसके बराबर हो, यानी कि 4.2 सेंटीमीटर बराबर हो 21 किलोमीटर के। ठीक, तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। कह रहा है कि यदि मापक 4.2 सेंटीमीटर बराबर है 21 किलोमीटर के, तो यहाँ पे उसके प्रदर्शक भिन्न की बात कर रहा है। ठीक, प्रदर्शक भिन्न यानी कि आरएफ पूछ रहा है यहाँ से। तो आरएफ कैसे निकाला जाता है, आरएफ के लिए सबसे पहले ये कि आपने जो मानचित्र पर दूरी मापी है वो दूरी, यानी मानचित्र पर दूरी और डिस्टेंस डिवाइड बाई धरातल पर दूरी। ठीक, और यहाँ पे आपका मानचित्र पे दूरी क्या दिखा रहा है कि 21 किलोमीटर और धरातल पे कितना 4.2। ठीक, यानी कि जो 4.2 सेंटीमीटर है यह 21 किलोमीटर के लगभग बराबर है। तो धरातल पर 21 किलोमीटर जो है वो मानचित्र पर 4.2 किलोमीटर के लगभग बराबर होगा। तो ये एक आरएफ निकालने का तरीका है। तो फिलहाल यहाँ पे आपका जो दे रहा है कि 4.2 सेंटीमीटर बराबर है आपका 21 किलोमीटर, तो हम लोग क्या करते हैं, जो सेंटीमीटर में है तो इसको भी हम लोग, जो किलोमीटर में है इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 4.2 सेंटीमीटर बराबर 21 गुणे ये 1 लाख होता है, 5 जीरो हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा 4.2 सेंटीमीटर बराबर 21 लाख हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से आप 1 सेंटीमीटर निकालेंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर 21 लाख, ये कलर इसका चेंज कर दे रहे हैं। ठीक, 21 लाख डिवाइड बाई ये वाला आपका इधर नीचे चला आएगा तो 4.2 सेंटीमीटर। ठीक, 2 ये भी आपका सेंटीमीटर में हो गया। अब ये भी सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे देखिए दशमलव है, तो जब आप ये फार्मूला जानते हैं कि इसके बाद जितना अंक हो, 1 अंक है तो ऊपर 1 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक,
तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ गया। तो अब इसको जब आप काटेंगे तो यानी कि इसको हटाएंगे तो 21 दूना 42 होता है, यहाँ पे 210 दिया गया है, ठीक। और 42 पंचे यदि आप करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 चौक 20 1 21 होगा 210, यानी कि इसको आप 5 से काट देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, इधर 5 आ जाएगा, ये आपका 5 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक, यानी कि 5 लाख। क्लियर हो गया यहाँ तक कैसे हमने इसको काटा। चाहे आपका ये कहीं भी पूछे, जैसे यदि मान लीजिए दे दिया कि जैसे 4 सेंटीमीटर बराबर आपका दे दिया 10 किलोमीटर, और आपसे पूछे कि प्रदर्शक भिन्न बताइए, तो आप क्या करेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 1 लाख, सॉरी 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है 1 लाख सेंटीमीटर, ठीक। तो इसीलिए 10 किलोमीटर 4 सेंटीमीटर के बराबर कह रहा है, तो यहाँ से आपका 4 सेंटीमीटर आपका इसको भी क्या करना है आपको सेंटीमीटर में कर लेना, ये आपका हो जाएगा 10 लाख, ठीक। तो 1 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे देखिए 10 लाख डिवाइड बाई 4। अब इसको आप काट देंगे, 4 दूनी 8 और ये बचा यहाँ पे आपका 2, 4 पचे 20, ठीक। यहाँ पे आपका 4 जीरो आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये करना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1:5 लाख, यानी कि 1 अनुपात 5 लाख। क्लियर हुआ। चलिए इसी तरह से अगला प्रश्न देखिए, किस सांख्यिकीय वितरण में माध्य माध्यिका एवं बहुलक का मूल्य समान होता है। यानी कि माध्य जो होता है समांतर माध्य, माध्यिका जो होती है, और जो बहुलक मतलब कि जैसे मान लीजिए आपका 1 2 3 5 6 7 2 8 9 इस तरह दिया। अब इसमें पूछेगा कि बहुलक क्या है, तो जिसकी संख्या ज़्यादा बार है, देखिए 2 आपका यहाँ पे 2 बार है, तो आपका यहाँ पे बहुलक 2 हो जाएगा, ठीक। तो ये तो एक श्रेणी वाला हो गया, उसमें और भी चीज़ें होती हैं, तो हमने ये कराया भी आप लोगों को जो पिछला बैच था। तो किस सांख्यिकीय वितरण में माध्य माध्यिका एवं बहुलक का सामान्य मूल्य है, तो सामान्य वक्र में या पाइसन वक्र में, द्विपद वक्र में या फिर लारेंज वक्र में। तो किस में होता है, ये सामान्य जो कर्व होता है उसमें आपका माध्य माध्यिका बहुलक का जो मूल्य होता है वो समान होता है। नेक्स्ट देखिए एजीमुथल नंबर के बारे में पूछा है। तो एजीमुथल यहाँ पे आपका प्रक्षेप दिया, दिगंशी आप संख्या पढ़े होंगे, ठीक, एजीमुथल नंबर, लेकिन यहाँ पे आपको क्या पढ़ना, प्रक्षेप के बारे में पढ़ना, दिगंशी प्रक्षेप। इसमें कह रहा है कि दिगंशी प्रक्षेप में से कौन सा गुण सही प्रदर्शित किया जाता है। तो दिगंशी जो प्रक्षेप है उसमें कौन सा गुण सही प्रदर्शित किया जाएगा, दिशाएं, आकृति, क्षेत्रफल या दूरी। तो क्या प्रदर्शित होता है, दिगंशी, जैसे शब्द से ही स्पष्ट हो गया कि दिगंशी यानी दिशा, तो इससे आप दिशाओं के बारे में ये सही बताता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास है ये दिया गया है, यदि किसी मानचित्र का आरएएफ। अब देखिए अभी तक आपने ये देखा था कि आपके पास क्या था, मापक था, अब आपके पास क्या है, प्रदर्शक भिन्न है, यानी आरएएफ है, 1:60,000 है, यानी 60,000 है। तो इसको आपको क्या करना है, मापक में परिवर्तित करना है, ठीक। तो यानी कि इसी भी एक वीडियो से आपको ये पता चल गया कैसे प्रदर्शक भिन्न निकालने हैं और कैसे आपको प्रदर्शक भिन्न को मापक में चेंज करने हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपका 1:60,000 दिया गया है। चलिए यहाँ पे आपका जो दे रखा है तो हम लोग इसी पे फोकस्ड होते हैं। तो आरएफ आपका दिया कितना, 1:60,000, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेंटीमीटर बराबर, ये देखिए लिखा गया है, तो 1 सेंटीमीटर क्या प्रदर्शित करेगा, तो 1 सेंटीमीटर बराबर ये 60,000 सेंटीमीटर दिया गया है। चूँकि प्रदर्शक भिन्न में जो ये है दोनों का मापक का इकाई क्या होगी, सेम होनी चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे 60,000 को हमें क्या करना है, देखिए विकल्प में क्या दिया है, मीटर में, तो आपको ये मीटर में चेंज करना है। तो 60,000 यहाँ पे आपका दिया गया है, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पे आपका दे रखा है, ठीक। अब इसको क्या करना है, आपको मीटर में चेंज करना है, तो उसके लिए आपको
कितना करना है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ठीक, तो 100 से आप यहाँ पे भाग दे दीजिए, तो ये 2 कट जाएगा। यदि यहीं पे ये आपका किलोमीटर में होता तो आपको क्या करना होता कि यहाँ पे जो आपने 100 से भाग दिया तो 1 किलोमीटर में आपका यहाँ पे 1 लाख से आप भाग देते हैं। ठीक, क्योंकि अगर यहाँ पे आपका मीटर में देता, यहाँ पे देखिए तो 1 सेंटीमीटर क्या प्रदर्शित करेगा, तो 100 से आप भाग दे देंगे, ये 600 मीटर को प्रदर्शित करेगा। समझ में आ रही बात कि नहीं। जैसे यहाँ पे आपका ये अभी हमने क्या बताया कि 4.2 सेंटीमीटर बराबर 21 किलोमीटर था, तो कितना मिला प्रदर्शक भिन्न 1:5 लाख। ठीक, अब ये आपका किस में आ गया, सेंटीमीटर में। अब इसी को यदि आपको ये प्राप्त करना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इसी को आपको किलोमीटर में, ये जो आपका दिया गया इसको आप किलोमीटर में चेंज करके उसी से भाग दे देंगे तो उतना आ जाएगा। तो वही आपका यहाँ पे करना है कि आपके पास है ये 60,000 सेंटीमीटर। ठीक, तो आपको क्या करना, मीटर में चेंज करना है, तो आपका ये 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यानी यहाँ पे आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 600 मीटर हो जाएगा। ये किलोमीटर में होता तो ये आपका और कम हो जाता, यानी 1 लाख से यहाँ पे भाग देना पड़ता, तो 60 का यानी कि लगभग ये आपका 600 मीटर आया है। ठीक, 600 मीटर को आप किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 मीटर से इसमें भाग दे दीजिए, तो जितना आएगा वही किलोमीटर में हो जाएगा। ठीक, यानी कि ये आपका आ जाएगा 0.6 किलोमीटर। उसके बाद देखिए प्रसरण का मान होता है, यानी जो डिफ्यूज़न दे रखता है आपसे सिलेबस में भी है, तो प्रसरण का मान होता है क्या, प्रसरण का मान सहसंबंध का वर्ग, ये हमने कराया और ये डायरेक्ट फार्मूला ही आपसे पूछ रहा है। ठीक, सहसंबंध का वर्ग या प्रमाप विचलन का वर्ग या सहसंबंध का वर्गमूल या फिर प्रमाप विचलन का वर्गमूल, तो ये आपका प्रमाप विचलन का वर्ग होता है। ठीक, प्रसरण बराबर होता है प्रमाप विचलन का विचलन की घात 2। ठीक, वर्ग होता है। ये डायरेक्ट फार्मूले से ही यहाँ पे पूछे गए हैं प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित प्रक्षेप में से किस में 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश शुद्ध रूप में प्रदर्शित किया जाता है, तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश किस में शुद्ध रूप में प्रदर्शित किया जाता है, तो ये आपका बोन प्रक्षेप है, बेलनाकार है, मर्केटर है, सिनुसॉइडल है, तो इसमें आपका बोन प्रक्षेप होना चाहिए। अगला देखिए, एक श्रृंखला में अंतिम संचयी आवृत्ति जिसके बराबर होती है वह क्या है। ठीक, तो यानी कि एक श्रृंखला में अंतिम संचयी आवृत्ति किसके बराबर होती है, यहाँ तक आप जानते हैं संचयी आवृत्ति क्या होता है, सिग्मा एफ, यानी पूरा जो काउंट किया जाता है। तो इस आधार पे यहाँ पे आपका जो दे रखा है राइट आंसर ये हो जाएगा 4th वाला। ठीक, चलिए अगला, किसी प्रश्न में आपको लगे कि कोई दिक्कत है या कहीं कोई हमने गलती बताया है तो निश्चित तौर पे आप कमेंट करें, और ये नहीं कि आप ऐसे ही कमेंट करें, आपको सोर्स पता होना चाहिए या उसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे क्या गलतियाँ थी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि यदि पृथ्वी की परिक्रमण गति को ठीक दोगुनी कर दी जाए या दोगुनी हो जाए तो अगला जो ज्वार आएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है, अगला जो ज्वार आएगा वह कितना विलम्ब होगा उसमें। ठीक, तो इसमें कितना विलम्ब होगा, ये 104 मिनट है, 13 मिनट 52 है, 26, तो ये आपका हो जाएगा 26 मिनट लेट से आएगा यदि इसको दोगुना कर दिया जाए, क्योंकि 13 होता है तो 13 दूनी 26 हो जाएगा। किसने कहा कि भारत विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु रखता है, तो ये देखिए आपका बहुत बार पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा कूपेन है, मस्डेन है, स्टैम्प है, थानसेट है। मस्डेन ने कहा था कि भारत जो है विश्व की सभी जलवायु को रखता है। फाकलैंड की धारा किस महासागर में चलती है, देखिए आप लोगों ने अटलांटिक महासागर की धाराएं यदि देखा होगा तो वहाँ पे आपको फ्लोरिडा और फाकलैंड 2 धाराएं देखने को मिलेगी। तो फाकलैंड की धारा आपने देखा होगा, यहाँ पे चलिए हम बना दे रहे हैं आपको, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ से आपका जो फाकलैंड द्वीप है वहाँ से ये धाराएं चलती हैं, तो ये ठंडी होती हैं। तो यहाँ पे आपका देखिए कह रहा है किस महासागर में चलती हैं
फाकलैंड की धारा थी, आपका किस में हो जाएगा, अटलांटिक में हो जाएगा। यहाँ पे आपका देखिए फ्लोरिडा की धारा है जो गल्फ स्ट्रीम का ही एक पार्ट होती है। हालांकि यहाँ पे आपका इस अंतरीप से लेके ऊपर जाने पर आपको ये यानी कि गल्फ स्ट्रीम उसे कहा जाता है, जिसकी धाराएं रेनेल कही जाती है, एर्मिंगर धारा के नाम से भी जानी जाती है, नार्वेरियन धारा भी कही जाती है। तो ये ढेर सारी धाराओं के नाम हैं जो अकेले गल्फ स्ट्रीम का है। भारत किसके साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, यानी भारत का भूगोल भी यहाँ से इम्पोर्टेंस उसका है, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न इसमें देखने को भी मिलेगा। आप देखिएगा, बांग्लादेश से भारत की सबसे लंबी सीमा बनती है, लगभग ये आपका 4096 के आसपास है। नील नदी का जो डेल्टा है ये सबसे अच्छा किस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत करता है, तो नील नदी का जो डेल्टा है ये आपका चापाकार डेल्टा का एग्जाम्पल जो है प्रदर्शित करता है। और यहाँ पे देखिए भू संतुलन साम्यता पुनर्स्थापित करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, यानी कि जो ऐसी प्रक्रिया जो भू संतुलन साम्यता स्थापित करे तो उसे क्या कहते हैं, वो आपका भू संतुलन सामंजस्य या सामंजन होता है। तो उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से, यानी कि आप आइसोस्टेसिस से आप इसको आराम से कर पाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्जात बल नहीं है। तो विकल्प हम लोग देखते हैं क्या है इसमें। तो अंतर्जात बल और बहिर्जात दो प्रकार के बल आपने पढ़ा होगा। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा अंतर्जात बल नहीं है, तो महाद्वीपीय निर्माण प्रक्रिया है, पर्वत निर्माण कार्य है, अनच्छादन है, पटल विरूपणी है। तो इसमें देखिए आपका महाद्वीपीय निर्माण, इसमें आंतरिक बल काम करता है, पर्वत निर्माण कार्य में भी करता है, पटल विरूपणी शक्तियों में भी, जो पटल यानी कि प्लेटें इधर उधर जाती हैं तो उसमें भी तो आपका अंतर्जात बल काम करता है। जबकि अनाच्छादन यानी डिनोटेशन जो प्रोसेस होता है उसमें आपका ये वेदरिंग काम करता है, और इरोजन, तो इरोजन और वेदरिंग का अंतर्जात बल से कोई विशेष संबंध नहीं है, यानी अनाच्छादन प्रक्रिया का। तो इन दोनों को सम्मिलित रूप से डिनोटेशन प्रोसेस के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, यानी कि अनाच्छादन प्रक्रिया के अंतर्गत लाया जाता है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड, ये आपका अंतर्जात बलों से संबंधित नहीं है। अब देखिए ये सब चीज़ें हमने पढ़ाया है आपको। अभिमान तापीय प्रतिलोमता उत्पन्न होने के क्या कारण है, ठीक। अभिवन जो तापीय प्रतिलोमता को बहुत डिटेल में कराया गया है। इसमें कह रहा है कि अभिवन तापीय प्रतिलोमता उत्पन्न होने के क्या कारण है। उष्ण वायु पुंज यानी कि जो उष्ण वायु की पुंज है या उसका समूह है, इसका शीतल वायु पुंज के ऊपर चढ़ना, यानी कि आप कह सकते हैं कि उष्ण वाताग्र का शीत वाताग्र के ऊपर चढ़ना या ऊपर, ठीक। उसके बाद दे रहा है कि ठंडी वायु का नीचे उतरना, गर्म वायु की संवहनिक गति या फिर वायुमंडलीय विक्षोभ। तो अभिमान तापीय प्रतिलोमता का मतलब ये होता है कि जो उष्ण वाताग्र हैं, ठीक, वो क्या होते हैं, जो आपका शीत वाताग्र है इसके ऊपर ये क्षेपित हो जाते हैं, ठीक। तो इसमें राइट आंसर आपका ये हो गया। अगला देखिए उपोष्ण मंडल में उच्च वायुदाब का क्या कारण है। तो उपोष्ण मंडल में उच्च वायुदाब का कारण ये है कि वहाँ पे उच्च तापमान होता है, निम्न तापमान होता है, वायु का विस्तृत होना नहीं, वायु का अवतलन होता है। जो उपोष्ण वायुमंडल हैं, चाहे उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आप देखे होंगे जहाँ पे आप स्वच्छांशों को पढ़ते हैं, ठीक, तो वहाँ पे क्या होता है, वायु का अवतलन होता है, यानी कि आरोहण होता है एक प्रकार से, वहाँ पे ये प्रेशर जनरेट करती हैं। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण योजना में CS क्या निर्दिष्ट करता है। तो CS ये क्या बताता है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में। तो CS यानी कि ये आपका भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे देखिए भूमध्य सागरीय मरुस्थलीय है, भूमध्य रेखीय है और चीन तुल्य है, ठीक। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, भूमध्य सागरीय जलवायु की बात करता है। आप लोगों के लिए काम ये है कि आप लोग ये बताइएगा कि कोपेन की जलवायु वर्गीकरण में भूमध्य रेखीय को किससे वर्गीकृत किया जाता है, चीन तुल्य को किससे डिनोट किया जाता है, उष्ण मरुस्थलीय को किसने डिनोट किया जाता है, ठीक। अगला देखिए थानथवेट का 1948 में जो जलवायु वर्गीकरण था, चूँकि पहले इन्होंने जो दिया था उसको खुद को ही इन्होंने वर्गीकरण को संशोधित कर दिया 1948 में। उसमें उन्होंने क्या चीज़ें और ऐड किया था, तो देखिए इसमें दिया तापीय दक्षता अनुपात, संभाव्य वाष्पोत्सर्जन, औसत तापमान, औसत वर्षा। तो ये सारी चीज़ें देखिए, तापीय दक्षता तो उनमें था ही, और साथ ही उन्होंने ये संभाव्य वाष्पोत्सर्जन जो है 1948 का जो वर्गीकरण है उसमें इन्होंने ये ऐड कर दिया, यानी इसी पे डिपेंडेंट वो बताया था। अगला देखिए क्वाजलीना क्या है। क्वाजलीन क्या है, तो क्वाजलीन यहाँ पे देखिए अटलांटिक महासागर की वलय भित्ति है, प्रशांत में वलय भित्ति है, या हिंद महासागर की है, या फिर
हिंद महासागर की जो अनुतटीय है, अवरोधक या अनुतटीय, तो ये आपका क्वाजलीना जो है ये पैसिफिक ओशन की जो है एक प्रकार की वलय भित्ति है, उसका नाम ही डायरेक्ट वही है। तो विकल्प बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक महासागरीय निक्षेप नहीं है। तो जैविक महासागरीय निक्षेप अभी देखिए ये आपका यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर में मैच कराने के लिए दिया था। ठीक, तो इसमें जैविक में देखिए कौन सा नहीं है, तो पेट्रोपॉड है, ग्लोबोजेरिना है, लाल मृतिका है, डाइटम है। और यही चीज़ देखिए आयोग ने ये एक गलत आंसर माना था। यहाँ पे देखिए क्या उसमें पूछा था जैविक निक्षेप कौन सा है, सुमेलित है, तो इसमें देखिए जैविक महासागरीय निक्षेप नहीं है, तो ये आपका लाल मृतिका होगा। क्या होगा? लाल मृतिका जो है ये आपका जैविक महासागरीय निक्षेप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे और उम्मीद है ये जो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया है ये आपको पूरा समझ में आया है। और कहीं आपको कोई इशू लगे तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। और नेक्स्ट में जैसे इसमें टोटल आपका जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अभी आपका ये दूसरा पार्ट है जिसमें हम लोगों ने लगभग 63 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। टोटल आपका 120 क्वेश्चन है और ये पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 2013 का जो फर्स्ट ग्रेड में आया है। अब चूँकि फर्स्ट ग्रेड में ढेर सारी वैकेंसीज आई हैं, इस ज्योग्राफी की बात करें तो 793 यानी कि लगभग 800 वैकेंसियाँ, और इतनी वैकेंसियाँ जल्दी आती नहीं हैं। तो इसलिए आप यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको देखिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें ये हैं इसकी तैयारी के लिए, जैसे मैक्सिमम लोगों का ये रहेगा कि इसकी तैयारी के लिए कौन सी बेस्ट बुक है। देखिए किसी एक किताब के चक्कर में न पड़िएगा क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय है और बहुत ज़्यादा इसका सिलेबस भी नहीं बढ़ा है। यदि हम लोग देखें तो आपने कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो पढ़ा ही होगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें ये हैं कि सिलेबस आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। और ये आप प्रिंटेड ना करके खुद से नोट करिए और उसके बाद आपको एक एक यूनिट का इसमें आप चैप्टर वाइज पढ़ते चलिए। यदि आप खुद से पढ़ रहे हैं सेल्फ स्टडी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब लोग कोई भी पढ़ाएगा आपको किताब से ही पढ़ाता है, बाहर से नहीं पढ़ाता है। तो इसमें आपको क्या करना है कि सारे सिलेबस को आप नोट डाउन कर लीजिए। अब जैसे देखिए माध्यमिक और ग्रेजुएशन लेवल का, पीजी लेवल का वो सिलेबस अलग अलग दिया होगा, लेकिन आपको क्या करना है, आप सबसे पहले ये लिखिए कि जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक। क्या करना है आपको कि जियोमॉर्फोलॉजी में जैसे आप मान लीजिए इंटर लेवल पे जो सिलेबस दिया गया उसको नोट करिए इसी यूनिट में, ग्रेजुएशन लेवल का जियोमॉर्फोलॉजी में जो दिया उसको नोट करिए और पीजी लेवल का जो दिया उसको नोट करिए। इससे क्या होगा कि जब आप जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा, एक साथ ही तीनों सिलेबस आप देखेंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से आप क्लाइमेटोलॉजी देखिए और आपका जो थाट वाला पोर्शन है वो उसमें देखिए, ठीक। प्रैक्टिकल वाला जो दिया गया वो इसी में देखिए। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेंगी। तो इसीलिए इसी तरह से आपको प्रिपरेशन करना है। और यहाँ पे जो हम लोग बैच चला रहे हैं तो इसमें ये है कि आपको इसी तरह से कराया जा रहा है टॉपिक टू टॉपिक, यानी कि जो सब्जेक्ट में आपके या सिलेबस में आपके टॉपिक दिया गया वो पढ़िए और उस पर आपको प्रैक्टिस भी कराए जा रहे हैं। जैसे ही आपका जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट होता है या इसे स्थल मंडल भी कह सकते हैं, तो इस पे आपको क्या करना है, कंप्लीट यूनिट का आपको प्रैक्टिस मिल जा रहा है। और प्लस जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो यूपी पीजीटी में पूछे गए हो, झारखंड में हो, आपका उत्तराखंड में हो, या फिर राजस्थान में हो, हरियाणा में हो, एमपी में हो, हर जगह का जो पीजीटी का सिलेबस है लगभग उसी के आसपास वेरी करता है। तो अगर आप अन्य जगहों का भी पीजीटी का प्रीवियस ईयर देखेंगे तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ पे आपको टोटल कराया भी जा रहा है। तो यदि आप जुड़ना चाह रहे हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके वहाँ पे कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।